वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर को, और ये पेपर रहने वाला आंसर की है ये आपका। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे जो पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का, और ये पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, आपका जो पेपर हुआ है आज 15 तारीख को, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। और वीडियो ज्यादा लेट हो गया है, इसका रीजन है कि पेपर को हम क्या है कि दोबारा से इसको लिखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो पेपर का आंसर आपको प्रॉपर अच्छे से देने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। तो जरूर वीडियो को पूरा देखें और शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्यादा लेट हो गया वीडियो को डलने में, तो बहुत कम बच्चे इस वीडियोस को शायद देखें। ठीक है, आंसर्स की कि हम पूरा आंसर बात करेंगे इसके अंदर। आपका जो हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का निर्देश, सामान्य निर्देश, ये सारी चीजें आप जानते होंगे पेपर में क्या था। हम आते हैं यहाँ पे आंसर्स की तरफ डायरेक्ट। तो सेक्शन ए में आपके 12 एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे कि हम करवा रहे थे, और पेपर में 95 प्लस जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है जो हमने आपको करवाए थे। ठीक है, अगर आपने सैंपल पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपका ग्राम सभा। इसका चुनाव जो होता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी सीधे इसको जनता चुनती है। इंग्लिश में देखिए हम, ठीक है, एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो ग्राम सभा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। डायरेक्ट हम आंसर देखते जाएंगे वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो में मुझे पूरा पेपर कवर करना है, तो लंबा वीडियो बन जाए, इसीलिए मैं इसको जो है थोड़ा तेजी के साथ कवर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 6 वर्ष। मैंने ये क्वेश्चंस आपसे कई बार कमेंट में पूछे थे कि आंसर बताइए आपका क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर, इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखें, द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो 6 इयर्स। ठीक है, ऑप्शन सी, ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत में केंद्र में गठबंधन की सरकारों का दौर कब शुरू हुआ? तो 1889। ठीक, सॉरी 1989 राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 12th की बुक है जिसका एक जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, उसका गठबंधन का युग ऐसा करके जो है 1889 इस नाम से, इस डेट से चैप्टर भी है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। गठबंधन का युग क्या होता है कि प्रधानमंत्री क्या है कि दो पार्टी मिलकर जो है फिर उसमें से एक आए, तो इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री पद के लिए कुछ ना कुछ सीट चाहिए होती है, जो आप प्रधानमंत्री जब ही बन पाएंगे। अगर दोनों आपको नहीं मिल पाया, जैसे मान लीजिए 25 चाहिए, ठीक है, और इनको मिल गया है 20, और इनको मिल गया है 22, और यही दो पार्टी थी जो खड़ी हुई थी। अब दोनों में से कोई नहीं जीता, लेकिन ये दोनों क्या करेंगे, मान लेते हैं 20, इन दोनों को अगर, ये दोनों अगर गठजोड़ कर लेंगे, यानी गठबंधन कर लेंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये 42 हो जाएंगे, यानी 25 से ज्यादा। तो गठबंधन का युग शुरू हो गया था 1989 के बाद से। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इसी को देखिए, व्हेन वाज द कोलेक्शन गवर्नमेंट एरा इन सेंटर स्टार्टेड इन इंडिया, तो 1989 ऑप्शन सी इसका यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, पेपर को बनाते समय थोड़े इधर-उधर हो गए, 1989 राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायपालिका का काम नहीं है? तो न्यायपालिका का काम मैंने आपको बताया भी था, संविधान की व्याख्या भी करते, सलाहकारी भूमिका भी निभाते, जिसमें राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ठीक है, और भी बहुतों को सलाह देते हैं। नीति निर्माण कार्य, ये इनका कार्य नहीं है। नीतियों का निर्माण करने का कार्य किसका है? वो है विधायिका का। ठीक है, मौलिक अधिकारों की ये रक्षा करते हैं। तो ऑप्शन बी ये निकल कर आ जाएगा, ये कार्य नहीं करते। इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द जुडिशरी, तो आपके सामने ऑप्शन है, ये राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? द काउंसलर। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो निकल कर आ जाएगा राइट आंसर। नीतियों का निर्माण करना हम इसे कह सकते हैं। आगे हम देखें, क्वेश्चन नंबर 5वें और 6ठे के लिए निर्देश दिए हुए हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती। ठीक है, ये बात सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। दोनों ही सही है, तो ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, मैं एक चीज और बता के चलूं कि मेरे पास कोई आंसर की नहीं है, जितना मैंने आपकी किताब में पढ़ा है और जो मेरे को आता है उसके हिसाब से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो कुछ कमियां भी हो सकती है, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस हो सकते हैं मेरे से गलत भी हो जाए, तो इसके लिए आप कमेंट करके ये मत बोलिए कि गलत बता दिया। आप ये करिए कि आंसर आपको बोलना है कि सर इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा और आपको बोलना है, मैं फिर जो है उसको पिन कर दूंगा, ताकि काफी ज्यादा बच्चे जो है उसको
ठीक कर सके। ठीक है, जो भी बच्चे देखेंगे वो ठीक से आंसर को देख सके। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो सकता है, आपको कमेंट करके बताना है जो मेरे से गलती हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अभिकथन दिया हुआ है, पिछली 2 शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा है जिसने इतिहास रचने में योगदान दिया है। ठीक है, मौजूदा राष्ट्रों के अंदर अलगाववादी संघर्ष जो है आम बात है। तो ये देखें हम, अभिकथन सही है लेकिन हमें कारण सही नहीं लग रहा, तो जो है आर सही है, सॉरी ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए इज ट्रू बट जो है बट आर इज फॉल्स, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा इसके अंदर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, इसको आप इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इसी तरह से देख लेंगे। इंग्लिश मीडियम में भी इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले का इंग्लिश मीडियम में जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हानि के सिद्धांत के बारे में मैंने भी आपको पढ़ाया भी था, जेएस मिल के विचार, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया भी था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं ऑप्शन सी इंग्लिश मीडियम में भी हो जाएगा, हार्म प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू जेएस मिल। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, ये आपको दिया गया है मिलान करने के लिए। तो ये आपका जो मिलान है, जैसे सकारात्मक कार्यवाही क्या है, तो प्रत्येक बच्चे को जो है निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। अवसर की समानता, प्रत्येक वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार और समान अधिकार ऊंची दर देते हैं। मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूं, पहले का जो है तीसरा, बी का जो है दूसरा हो जाएगा। ये इसका आंसर जो है मेरे को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। ठीक है, मैं गलत थोड़ा नहीं बताना चाहता, और ये आंसर मैंने देखा भी था, बट यहाँ पे जो है मेरे से कुछ गलत टाइप हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है। समान अधिकार ऊंची दर देते हैं। ठीक है, ये मेरे से लग रहा है कि मेरे से गलत टाइप हो गया, इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। आप मुझे इसका आंसर जरूर बताइए कमेंट में, इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। बाकी आपके सामने ये नीचे ऑप्शन दिए हुए, इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या आएगा। समान अधिकार है शायद यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समान अधिकार है, इक्वल राइट, तो पहले का आपका निकल कर आ जाएगा। सकारात्मक कार्यवाही क्या आएगा, एक सेकेंड मैं आपको आंसर दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ, आंसर क्या हो सकता है। सकारात्मक कार्यवाही क्या है, बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज जो है वो ऊंची दर देते हैं, ये आपका इसका है। ठीक है, इसके बाद का लिखा हुआ है, तो वर्ड में इधर हो गया। पहले का मुझे जो है दूसरा सही लग रहा है, अवसर की समानता और समान अधिकार। समान अधिकार में आपका जो है सी वाला पहले में चला जाएगा, अवसर देना ये वाला हो जाएगा, तो यानी ए का जो है आपका दूसरा। ठीक है, और बी का हम देखें तो बी का क्या आ रहा है, तीसरा, और सी जो है आपका उसका आ रहा है पहला। तो आपको मैच करना ये है कहां पर, मैच करके हम देखते हैं एक बार। ए का दूसरा, ठीक है, बी का तीसरा और सी का पहला। ऑप्शन डी जो है आपका राइट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, इंग्लिश में भी आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही विकल्प चुनना है। तो राष्ट्रवाद के संबंध में आपसे पूछा कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कई राष्ट्रों की अपनी कोई सामान्य भाषा नहीं है, ये सही है। ठीक है, राष्ट्र बहुत हद तक जो है काल्पनिक समुदाय है, ये भी बात सही है, काल्पनिक समुदाय है। तीसरा देखें हम, राष्ट्र के साझे विश्वास, सम्मान, इतिहास, भू क्षेत्र में साझी राजनीतिक पहचान जैसे तत्व से नहीं निर्मित होता, ये गलत है। और भू क्षेत्र में विभिन्न धर्म और वे भाषाओं के लोग एक साथ रहते यानी साथ साथ रहते, तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा सही है, बाकी तीसरा आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें पहला कौन सा ऑप्शन निकल कर आएगा आपका, पहला ठीक है, दूसरा सही है और चौथा ऑप्शन बी जो है, ये देखिए ये ऊपर नीचे हो गया, तो ऑप्शन बी ये वाला जो है, ठीक है, ये सी ऑप्शन है, आपको ध्यान देना है, थोड़ा इधर उधर हो गया, तो ऑप्शन बी आपका राइट निकल कर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे आप, तो इसका भी ऑप्शन बी जो है वो राइट निकल कर आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्न में से कौन सा नागरिकता खोने का साधन है। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपका, लंबी अनुपस्थिति रहेगी, फ्रांस में ऐसा होता है। ठीक है, फ्रांस जो देश है वहां पर अगर 10 साल तक अगर आप नहीं रहते तो वहां पर आप अपनी नागरिकता खो सकते हैं, जहां जो फ्रांस के नागरिक है ऐसा होता है। तो लंबी अनुपस्थिति ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, इससे खो सकते हैं हम नागरिकता।
आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो आप लॉन्ग एब्सेंस जो है डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मींस ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप, तो लॉन्ग एब्सेंस जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 11वें की तरफ आते हैं। वर्ष आपको बताना है कि इसमें जो है 42वें संशोधन द्वारा जो संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए भी थे। 42वां संविधान संशोधन, राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा 1976। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ये देखना है आपको, ऑप्शन सी ऊपर नीचे हो गया, तो 1976 में इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1976। क्वेश्चन नंबर 12वीं की तरफ आते हैं। स्वतंत्र भारत में सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण, ये कथन किसका है? तो राइट आंसर आ जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन जो ए है जवाहरलाल नेहरू, वो राइट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम इसी 12वें को इंग्लिश मीडियम में देखें, इन इंडिपेंडेंट इंडिया ऑल रिलीजियंस जो है विल बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट हु गिव्स द स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, तो जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन ए राइट निकल कर आ जाएगा। तो यहां तक आई होप कि आप समझे होंगे, और जितने भी बच्चों का अगर आंसर सही जा रहा हो कमेंट करके जरूर बताइए आपके कितने सही गए। हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ। राष्ट्रवाद के आयाम पूछे गए थे। ठीक है, आयाम कौन कौन से हैं? जिस यहाँ पर यही पूछा गया, कंफ्यूज करने के लिए आपको ये बोल दिया आयाम। इसके तत्व मतलब क्या है कि राष्ट्रवाद को से हम कैसे प्रभावित होते हैं, ठीक है, हम कैसे जो है जुड़ते हैं, कैसे हमें राष्ट्रवाद आता है, क्या कारण है? मातृभूमि से, ठीक है, एकता की भावना आती है हमारा, अगर एक ही जो है एक ही स्थान पर रहते, एक ही स्थान पर जन्म लेते, तो उससे इतिहास अगर हमारा सेम हो, मैं एक्सप्लेन पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको आंसर पूरा दे रहा हूं, आप यहाँ पे रोक के भी देख सकते हैं। बाकी मेन चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। इतिहास, जिन लोगों का इतिहास जो है एक जैसा रहता है, तो उसमें भी एकता की भावना रहती है। भौगोलिक एकता हो गया, अगर भौगोलिक रूप से जो एक क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग जो है राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होते हैं। और सामान्य संस्कृति, जिनकी सामान्य संस्कृति रहती है, यानी रीति रिवाज परंपराएं, जो भी साहित्य कला, पहनने का, ठीक है, खाने पीने का, रहन सहन का, ये सबका तरीका एक जैसा रहता है, वो भी जो है एक तरह से जो है एक होते हैं। ठीक है, एकता की भावना रहती है इनके अंदर। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 13वां। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, मेंशन वेरियस डायमेंशन ऑफ नेशनलिज्म, तो मदरलैंड हो जाएगा आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन और कॉमन कल्चर, तो ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे इंग्लिश मीडियम। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। संविधान में संशोधन की क्यों आवश्यकता पड़ती है? देखिए, कोई भी जो संविधान है हमारा, क्या ये एक नियमावली है, लेकिन समय अनुसार इसमें बदलाव होने बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के जो है स्थितियों में क्या आता है, बदलाव आता है। तो ऐसे में हमारे संविधान में संशोधन जो है होते हैं, और इनकी आवश्यकता पड़ती है हमें। ठीक है, और ये अभी तक हम देखें तो 105 बार हमने संविधान में संशोधन कर लिए। ठीक है, यहाँ पे लगभग 103 लिखा है, लेकिन 105 बार तक हमने कर लिया संविधान में संशोधन, ये मैंने आपको करवाई भी है। इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाई इज अमेंडमेंट नीडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पे देखें आंसर आपका लिखा हुआ है, क्या रीजन है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे आंसर दिखाते जा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, भारत में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए हमारे संविधान में क्या कहा गया वो देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री को, परंतु राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चलाते कि मैं किसी को भी प्रधानमंत्री बना दूं, क्योंकि वहां पर जो है संसदीय प्रणाली हमारे देश में अपनाई गई है। तो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, बल्कि जो है प्रधानमंत्री वही होगा जो आप देखेंगे लोकसभा में क्या है, जो बहुमत हासिल कर रखा होगा। ठीक है, जो लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी होगी, नेता उसी से चुना जाता है। तो राष्ट्रपति भी क्या है, बंधा होता है, राष्ट्रपति चुनता जरूर है, लेकिन वो लोकसभा में जो बहुमत वाली पार्टी होती है उसमें से ही चुन सकता है, उसे ही चुन सकता है। इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इसी तरह से होगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंट करते हैं, बट जो है लोकसभा, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे who has been elected as the leader of majority party in the Lok Sabha। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आएंगे। समानता की कोई दो विशेषताएं बोली गई थी। देखिए, समानता क्या है, लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना क्या है, समानता है। सभी को विकास के लिए समान अवसर प्राप्त करवाना भी क्या है, समानता है। ये इजी लैंग्वेज में, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, और मैंने इसके अलावा ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं।
इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं राइट एनी टू जो है साइलेंट फीचर ऑफ इक्वालिटी, दो आपको विशेषताएं बतानी है, यहाँ पे आपके आंसर है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 17वें की तरफ आते हैं। भारत में जो चुनाव होती है उसकी दो दोष, मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस करवाए, ये नहीं बोल रहा मैं जिन क्वेश्चनों में, जैसे ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाए मैंने, ये भी मैंने आपको करवा रखे सभी, मतलब मैंने बोला है ना आपको 95 प्लस जो है परसेंट क्वेश्चंस मैंने वही आपके आए हैं पेपर में जो मैंने करवाए थे। और कई बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे ऐसी फेंक रहे, बात वो नहीं है, आप पेपर जाएंगे, आप मैंने अभी तक जो है करीब 7 पेपर करवा रखे, उन 7 पेपर को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन हमने करवाए थे वो आए हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष क्या-क्या है? तो मैंने ये आपको करवाया था जिसमें बताया था कि आज के समय का जो नागरिक है वो राजनीति के बारे में इतना जानते नहीं है, और जब चुनाव होता है, जब प्रत्येक चुनाव होता है तो उसमें क्या है कि वो जो भी उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसके गुण और दोषों के बारे में नहीं पता रहता है आम व्यक्तियों को। तो वो क्या है ऐसे ही चुन लेता है। तो वो अपने वोट का ठीक से प्रयोग नहीं कर पाता है, और प्रत्येक चुनाव देखें तो बहुत अधिक खर्चीला होता है। ठीक है? तो ये है चुनाव प्रणाली के दोष। तो इनको इनके बारे में आप कह सकते हैं। ठीक है? आगे हम देखें राइट एनी टू जो है डेमेरिट्स ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के बारे में बोला गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे संविधान के अनुच्छेद देखिए 25 से 28 तक दिया गया है, जिसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, जिस राज्य में वह रह रहा है उसमें उसका कोई धर्म नहीं होगा राज्य का। जैसे भारत को हम देखें कोई धर्म नहीं है वो राज्य का, लेकिन पाकिस्तान का क्या है? धर्म है। और राज्य क्या है? किसी भी अ, राज्य का मतलब देश होता है, ठीक है? या हम देखें तो सरकार किसी को भी विशेष धर्म की सुविधाएं नहीं देगी, धार्मिक सुविधाएं नहीं देगी। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस फ्रीडम एंड सेकुलरिज्म। ठीक है? तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सेक्शन आपका बी हो गया है। सेक्शन सी पे आएंगे आप, 20 नंबर का रहेगा जो नागरिकों के राजनीतिक अधिकार बोले गए थे, पूछे गए थे। तो वोट दे सकते हैं आप, निर्वाचित होने का अधिकार, ठीक है? सरकारी पद प्राप्त कर सकते हैं आप, राजनीतिक दल बना सकते हैं आप, विदेश में सुरक्षा का अधिकार। ये सभी क्या है? राजनीतिक अधिकार है ये आपके, और ये मैंने सारे करवाए भी थे आपको। क्वेश्चन नंबर 19वां हो जाएगा। इंग्लिश में आप देख लेंगे, डिस्क्राइब एनी योर पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अ सिटीजन। ठीक है? एनी फोर है यहाँ पे, ठीक है? एनी फोर पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अ सिटीजन, तो राइट टू वोट है, राइट टू इलेक्टेड है, राइट टू होल्ड गवर्नमेंट ऑफिस, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, राइट टू सिक्योरिटी अब्रोड। ठीक है? तो ये हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन पे आएंगे, मुक्त बाजार के पक्ष और विपक्ष में तर्क देने। तो मुक्त बाजार देखिए पक्ष में क्या है, सबसे पहले ये जानिए कि बाजार है, ठीक है? बाजार के ऊपर जो है ये कहते हैं, जो इनके पक्ष वाले हैं वो कहते हैं कि इनके ऊपर क्या है, सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक कहता है कि सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। अब सरकार का कंट्रोल नहीं होगा तो उसके पक्ष में आपको बोलना है, जैसे एक मुक्त बाजार एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें वस्तु और सेवाओं की कीमतें जो है खुली बाजार में निर्धारित की जाती है। एक मुक्त बाजार में मांग और आपूर्ति सरकार या अन्य आधिकारिक या कृत्रिम हस्तक्षेप से स्वतंत्र होती है, और आर्थिक संतुलन बनाकर बाजार में कीमतों का निर्धारण किया जाता है। ये इनका पक्ष हो गया। विपक्ष क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार के अंतर्गत कोई भी देश उन वस्तुओं का उत्पादन पर अधिक बल देता है जिसको क्या है वो ज्यादा लाभ कमाता है। यानी आप वही काम करेंगे जिससे आप ज्यादा पैसा कमाएंगे। इससे क्या होगा कि आप किसी एक के ऊपर डिपेंड, एक ही चीज बनाने पे हो जाएंगे, बाकी चीजों को आप नहीं देखेंगे। तो ये क्या है, इसका विपक्ष आप डाल सकते हैं यहाँ पे। आगे हम देखें इंग्लिश मीडियम में, गिव एनी टू आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट फ्री ट्रेड। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं फेवर और अगेंस्ट में लिखा हुआ है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं तेजी से बता रहा हूँ, और इंग्लिश मीडियम में मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय संविधान की कोई 4 संघात्मक विशेषताएं क्या क्या है? भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान है। यहाँ पे संविधान जो है उसको सर्वोच्च माना गया है। यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका देखेंगे आप, शक्तियों का विभाजन किया गया है, और भारत में 3 स्तर की सरकार है। जैसे सबसे केंद्रीय स्तर की होती है, राज्य की और स्थानीय स्तर की। ठीक है? तो ये आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे ये सारी चीजें। इंग्लिश मीडियम में देखिए, राइट एनी फोर फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटर्न हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे पास, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इंडिया हैज 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल, ठीक है, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल।
ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22वें की तरफ। हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए? विस्तार से लिखिए। सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और ये 4 नंबर में पूछा गया है, राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों अध्ययन करना चाहिए? देखिए, भविष्य में आने वाली जो भी समस्या रहती है उसका अगर हमें सही निर्णय लेना है तो उसके लिए हमें क्या है, मतलब राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए बहुत ज्यादा मदद करती है। नागरिक बनने के, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए आप कह सकते हैं यहाँ पे बुनियादी व सामान्य ज्ञान के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। एक अधिकार संपन्न व जागरूक नागरिक बनने के लिए राजनीतिक सिद्धांत हमें पढ़ना चाहिए। चेतना जागृत करने के लिए, मत देने के लिए कि हम अपने वोट का कहाँ यूज कर रहे हैं, क्या क्या होता है वोट, सारी चीजें जानने के लिए भी। समाज में जो पूर्वाग्रह है समाप्त करने के लिए, यानी पुरानी जो भी रीतियां, मतलब ऐसी चीजें चली आ रही है जो बहुत मतलब समाज के लिए सही नहीं है, ठीक है? उनको खत्म करना और एकता कायम करने के लिए, आंदोलनों को प्रेरणा व सही दिशा निर्देश के देने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें इससे पता चलती है। बाकी आप बहुत पॉइंट है इसके, आप पढ़ सकते हैं। मैंने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिए ताकि जिन बच्चों ने जो आंसर लिखा हो उससे मैच खा जाए। व्हाई शुड बी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, एक्सप्लेन जो है आपको करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर, ठीक है? ये आपका इंग्लिश मीडियम में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं के समस्या कौन-कौन सी है? किन्हीं चार का वर्णन कर। ठीक है, कौन-कौन सी है समस्या आपको बताना है और चार, किन्हीं चार के बारे में बताना है। तो धन का अभाव रहता है, पैसा बहुत ज्यादा नहीं होता, जनता यहाँ पर कम जागरूक रहती है, जितनी आमदनी होती है उससे ज्यादा जो है खर्चा ही हो जाता है। वित्तीय मदद के लिए, जो भी पैसे से संबंधित मदद है उनके लिए जो है सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एलैबोरेट एनी फोर, ठीक है? तो लैक ऑफ मनी, पब्लिक नॉट बीइंग अवेयर, स्पेंडिंग मोर देन इनकम, डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट्स ऑफ फॉर फाइनेंशियल हेल्प। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। 24 से आपका जो है ये पैसेज वाला या गद्यांश वाला जिसे आप कहेंगे ये है। तो इसको हमें पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। समूह सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राज्य सत्ता को क्या करना होगा? ठीक है, तो धार्मिक होना होगा, धर्मतांत्रिक होने से मना करना होगा, धार्मिक गठजोड़ करना होगा, धर्मों का विरोध करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे धार्मिक यहाँ पे इसके आंसर लिखा होगा सचमुच सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राज्य सत्ता को न केवल धर्मतांत्रिक होने से इनकार इनकार करना होगा, बल्कि उसे किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरह का औपचारिक कानूनी गठजोड़ से परहेज करना होगा। तो धर्मतांत्रिक होने से मना करना होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्यों को कैसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए भी प्रतिबद्ध होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन जो सी है, यहाँ पे देखें जो असतः ही सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे हम आते हैं तीसरे की तरफ। धर्म और राज्य सत्ता के लिए क्या जरूरी है? तो धर्म और राज्य सत्ता के लिए क्या है? धर्म और राज्य का पृथक्करण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हम भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो राज्य का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे बोला है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की इसमें से कौन सा कोई विशेषता नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता, सभी धर्मों में समानता, किसी एक धर्म का संरक्षण। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं है। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, गद्यांश को जो पैसेज है आपका, तो यहाँ पे मैंने जो आंसर बताए थे वही हो जाएगा आपका। व्हाट डज द स्टेट हैव टू डू टू बी ट्रूली सेकुलर? ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको मैंने बता दिया, ये सब भी। ठीक है, दूसरे का भी वही हो जाएगा। आप उसी तरह से जो है आपको निशान लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इसका डी हो गया। ठीक है, इसका डी हो गया। आगे हम देखें इसका क्या है, व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ फॉर रिलीजन एंड स्टेट? तो इसका ए हो जाएगा। ऐसे आप मैच कर लेना। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिया भी था, ये अगर आपने सैंपल पेपर देखा हो। स्टडी द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करना, उससे पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चित्र में कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन दिखाई दे रहा है? तो ये है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, विच फंडामेंटल राइट्स इज वोलेटेड इन द पिक्चर? तो राइट टू आपका जो है फ्रीडम, यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं, ये आपका अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन जो सी है वो राइट निकल कर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, चित्र में क्या स्थिति दिखाई दे रही है? तो बाल मजदूरी हमें दिखाई दे रहा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे देखें, यहाँ पे चाइल्ड लेबर, ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। व्हाट इज द सिचुएशन शोन इन द पिक्चर?
संविधान के अनुसार कितने आयु के बच्चे जो है जोखिम के कार्य में नहीं लगाया जा सकता, किनको? तो 14 वर्ष के जो भी है, ठीक है, 14 वर्ष तक जो है उससे नीचे तक जो है किसी व्यक्ति को नहीं लगाया जा सकता। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चिल्ड्रन बिलो इयर्स ऑफ एज कैन नॉट बी इंगेज इन क्रिटिकल वर्क्स। तो ऑप्शन बी 14 वर्ष, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो ये इसका है वो है आपका 23 से लेकर 24 तक। ऑप्शन जो सी है वो राइट निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देख लेना एक बार, क्योंकि ऑप्शन आगे पीछे हो गए लिखते समय। इंग्लिश मीडियम में देखे, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन सी है, ठीक है। 23 से आपका 23 से 24 तक जो है ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन सी। आगे हम आते हैं, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, भारत का संविधान कितने समय में बना था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपको बताना है यहाँ पे। तो हमने जो है आयरलैंड के संविधान से हमने ये चीजें ली है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, फ्रॉम विच कंट्री वाज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एडॉप्टेड फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 25 तक, 14 से 32 तक, 12 से 35 तक, या 14 से 51 तक। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 12 से 35 तक। फंडामेंटल राइट्स आर एक्सप्लेन इन, जो है आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 12 to 35। ऑप्शन जो है सी निकल कर आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे हम आते हैं 4 क्वेश्चन नंबर की तरफ। ये सभी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, लेकिन मैं फिर भी आंसर बताने का कोशिश कर रहा हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? तो राइट आंसर 368, मुझे ये राइट लग रहा है। जो ऑप्शन ये आपका जो है ये वाला आप कर लेना, क्योंकि यहाँ पे दो बार जो है ये वाला सी है, ठीक है, ये आगे पीछे हो गया, सी राइट निकल कर आ जाएगा। 368 आप मैच कर लेना। In which article of the Constitution the process of constitutional amendment is mentioned? तो 368 मैंने आपको बताया, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए कार्टून का अध्ययन करना और उसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने आपको। तो कार्टून में आप देखेंगे, ये कार्टून है आपका, न्यायपालिका की किस भूमिका को दिखाई दे रहा है आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आएगा इसका पहले का आंसर। इंग्लिश मीडियम में इसी को देखेंगे, व्हाट इन व्हाट रोल द जुडिशरी इज ऑन इन द कार्टून। ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, ऐसे मुकदमे जिसे पीड़ित की ओर से किसी और ने दाखिल किया वो क्या कहलाता है? तो जनहित याचिका कहलाती है ये चीजें। जब पीड़ित ना जाकर जो है कोई दूसरा उसके लिए जो है रिपोर्ट लिखाता है या याचिका दायर करता है तो उसे जनहित याचिका बोलते हैं। Such cases which are filed by someone else on behalf of the victim are called, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एडवाइजरी, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। भारत में अपील की जो सबसे बड़ी संस्था वो क्या है? वो है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखें, इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ अपील इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 आए, सर्वोच्च न्यायालय की विधान पालिका द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता जांचने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो यह है आपका ऑप्शन है न्यायिक पूर्णावलोकन, राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखें, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ एक्समाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, राइट आंसर आपका जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये नीचे देखेंगे तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 26 की जगह पर, तो निम्न में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है, ये आपको बताना है मुझे। बाकी ये सब आंसर जो है उन बच्चों के लिए जो दृष्टिबाधित है। दूसरा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इंग्लिश में देखिए, हु एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो क्या किसके द्वारा? ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है, राष्ट्रपति जो है उन्हें पद से हटा सकते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव थ्रू फ्रॉम ऑफिस, तो ये प्रेसिडेंट हो जाएगा। फोर्थ पे आते हैं, जनहित याचिका किस देश द्वारा जो है अपने संविधान में जो है शामिल की गई है? तो अमेरिका के संविधान में जो है जनहित याचिकाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है,
आगे हम देखें विच कंट्री इंक्लूडेड द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, लिटिगेशन PIL इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, USA। राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 26 तक। अब हम आते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। संविधान में संशोधन करने की विधियां पूछी गई थी। देखिए 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होता है साधारण बहुमत में से संशोधन, ठीक है, साधारण बहुमत चाहिए तो अगर मान लीजिए 50 है तो ठीक है, टोटल जो है सदस्य जो है 50 है तो उसमें अगर आप 26 ले ले, ठीक है, तो एक ज्यादा ले लिया आपने आधे से, तो साधारण बहुमत से आप पास हो सकते हैं यहाँ पे। बाकी आप पढ़ सकते हैं संविधान के कुछ प्रावधानों में बदलाव को संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है, इसलिए ऐसे प्रावधानों को संसद द्वारा कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से ही बदला जा सकता है। अर्थात संसद में एक साधारण बहुमत से एक विधेयक पारित करके नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन आदि ऐसे विषय जिनमें साधारण बहुमत से जो है परिवर्तन किया जा सकता है। विशेष बहुमत में क्या होता है, दूसरे प्रकार का है, दूसरे तरीके से हम संशोधन कर सकते हैं। विशेष बहुमत से संशोधन, इसमें संविधान के अनेक प्रावधान है जिसमें संसद के विशेष बहुमत के विधेयक पारित कर परिवर्तन किया जा सकता है, यानी एक बिल उस पर सदन के कुल सदस्य के आधे से अधिक बहुमत से और उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया गया। और विशेष जब बहुमत रहता है उसके द्वारा संशोधन होता है, तब उसमें जो है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और साथ ही आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा का जो है समर्थन रहना चाहिए, तब संशोधन हो सकता है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। 3 विधियां हैं जिससे जो हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन द इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी। दूसरा हो गया अमेंडमेंट बाय द स्पेशल जो है मेजोरिटी। एंड तीसरा हो गया अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी एज वेल द एज रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। इसी के अर्थ में पूछा गया था भारतीय संविधान में वर्णित जो है ये शब्द है समानता हो गया आपका, समानता के अलावा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। ठीक है, समानता मैंने आपको ऊपर भी बताया, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना समानता है बिना किसी भेदभाव के, और सभी को विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना वो भी समानता है। धर्मनिरपेक्षता भी बताया कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को क्या है अपना धर्म मानने प्रचार प्रसार करने की आजादी रहती है इसमें, और इसमें स्टेट का कोई जो है धर्म नहीं होता है। स्टेट किसी को भी अलग से जो है वो सुविधाएं प्राप्त नहीं करवाता है। समाजवाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समाजवाद के बारे में लिखा हुआ है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन, यहीं पे इंग्लिश मीडियम में देखें एक्सप्लेन इन डिटेल द फॉलोइंग टर्म्स मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इक्वालिटी के बारे में बोला गया, टू ट्रीट इक्वली मींस द टू ट्रीट इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सेकुलरिज्म के बारे में लिखा है और सोशलिस्ट के बारे में भी लिखा है। तो ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में, ज्यादा टाइम नहीं है इसीलिए मैं आपको जो है जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। शरणार्थियों की समस्या क्या है, वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती है। शरणार्थियों की समस्या क्या है, युद्ध, अकाल, उत्पीड़न, आपदाओं या अन्य कारणों से जो लोग विस्थापित हो जाते, कोई देश उन्हें नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं करता, तो वे किसी दूसरे देश में शिविर या अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए मजबूर रह जाते, उसे शरणार्थी कहते हैं। कोई भी देश उन्हें स्वीकार नहीं करता, जैसे ऐसे कई कारण होते हैं जिससे शरणार्थी बन जाते हैं, जिससे युद्ध हो गया, अकाल हो गया, उत्पीड़न हो गया, देश में जो है महामारी, ये सारी चीजें आ जाती है, तो लोग क्या हो जाते हैं दूसरे देश चले जाते हैं, वो भी बिना किसी तो उसके, ठीक है, वीजा हो या इस चीज के, तो वो धीरे धीरे वहां पे शरणार्थी बनकर रहने लग जाते हैं। वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार जो उनकी सहायता कर सकती है, बाकी ये आप यहाँ पे इस शरणार्थियों के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे कोई देश उन्हें स्वीकार नहीं करता है, वे शिविर या अवैध प्रवासी के रूप में जो है रहने पर विवश हो जाते हैं। वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते, ये इनके नहीं रह पाते अधिकार। विश्व नागरिकता से लाभ क्या होगा, इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों तरफ उन समस्याओं का समाधान करना सरल हो जाएगा जिसमें बहुत देशों की सरकारें और लोगों की संयुक्त कार्यवाही जरूरी होगी। ठीक है, इससे प्रवासी या राज्य विहीन लोगों की समस्या जो है उसको निपटारा किया जा सकता है उनका। इंग्लिश मीडियम में देखें व्हाट आर सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रेफ्यूजी, इन व्हाट वेज कुड बी ग्लोबल सिटीजनशिप बेनिफिट देम। तो रेफ्यूजी, वॉर, फैमिन जो है परसेक्शंस, calamities or other reasons from who people dispelled, ठीक है, displaced or go to is an and any country them citizen of from in except no does and they any other country in
द कैंप्स in or illegal migrant of home in stay of for complete or go to yes refugee are called जैसे no country accept करता है इन्हें, ठीक है, they are forced to live in camps or as illegal migrants they cannot read and write their children cannot acquire property and यहाँ पे आपके जो है बेनिफिट्स क्या है लिखे हुए हैं। इसी के अथवा में देखेंगे अमूमन पूछा गया है देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोग जो है आकर रहने का जो है आमतौर पर स्थानीय लोग विरोध करते हैं, लेकिन प्रवासी एक लोग स्थानीय जो है अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। तो देखिए हमारे जो है एक तो हमारा जो है प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करते हैं और इसमें देखेंगे आप तो फायदा होता है इससे अगर कोई भी व्यक्ति जो है दूसरी जगह जाता है तो उससे क्या होता है एक तो वो रहता है कि रोजगार भी उसको मिल सकता है, ठीक है। और एक ये रहेगा कि अगर कोई भी प्रवासी जाता है तो आप देखेंगे प्रवासी फेरी वाले छोटे व्यापारी सफाई कर्मी या घरेलू नौकर प्लम्बर मैकेनिक अन्य व्यवसाय में शामिल है अपने निवास स्थान पर एक बुनाई जूट टांगने छपाई कपड़े सिलने तथा छोटे व्यवसाय भी करते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भी कहीं ना कहीं जो है इसका योगदान रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं बाकी और चीजें आप लिखी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखें जनरली माइग्रेशन ऑफ पीपल टू डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, विद इन द कंट्री इज ऑफन resisted by the local inhabitants, ठीक है। What are some of the contribution that the migrants could make to local economy? Give suitable arguments। तो यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं, आंसर्स को यहाँ मैं दिखा देता हूँ। 29वां क्वेश्चन पे आएंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चंस करवा भी रखे हैं आपको सारे, आप इसे देखे होंगे, सेम के सेम आए हुए क्वेश्चन है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता क्या, अपने विचारों को लिखकर जब बोलकर या किसी और भी माध्यम से हम प्रकट करते हैं दूसरों के सामने तो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 19 देखेंगे, उसमें भी बोला गया भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बाकी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें और भी पूछा गया कि आपकी राय में स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध होंगे, तो हाँ सब पे ही प्रतिबंध होते, कोई भी स्वतंत्रता जो है बिना प्रतिबंध के नहीं रह सकती, इसलिए स्वतंत्रता किसी भी स्वतंत्रता हो गई उस पर प्रतिबंध होते, लेकिन राज्य ये भी ख्याल रखते कि प्रतिबंध इतने भी ना हो कि लोग क्या है अपना विकास भी ना कर पाए। इंग्लिश मीडियम में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, व्हाट इज योर व्यू वुड बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और में पूछा गया है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर, मैंने आपसे डिस्कस भी कर रखा है कई बार। नकारात्मक स्वतंत्रता वो होती है जो कहते हैं कि पूरी तरह से आजादी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन दूसरी सकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि आजादी होनी चाहिए लेकिन उसके ऊपर प्रतिबंध भी होने चाहिए। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं। नेगेटिव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी एक्सप्लेन। नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में जो है कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है, कोई 4 तर्क देने तो कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण रहता है, बहस होता है, वाद विवाद होता है, संसदीय प्रश्नकाल भी होता है, शून्यकाल होता है, अविश्वास प्रस्ताव। इनके जरिए क्या है कि जो लोकसभा है वो कार्यपालिका की तुलना में ज्यादा कार्यपालिका को क्या है कि राज्यसभा की तुलना में बहुत अधिक नियंत्रण करके रखती है उस पर। तो ये हो जाएंगे why can the Lok Sabha control the executive more effectively than the Rajya Sabha? Write any 4 suitable arguments। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ लॉ, फाइनेंशियल कंट्रोल रहता है उनके पास, इसलिए डिबेट एंड डिबेट, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस और 0 आवर एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, इंश्योर मोशन पावरफुल वेपन, ठीक है, ये चीजें आ जाएगी। इसी के अर्थ में बोला गया भारत में जो है कानून निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया सारी चीजें बता रखा है कि हमारे संविधान में बताया हुआ है कि किस तरह जो है कानून निर्माण किया जाएगा। तो 107 से 112 तक जो है कानून निर्माण के बारे में उससे संबंधित बातें दी गई है संविधान में, और किसी भी पारित विधेयक को कानून बनाने में इन प्रक्रियाओं को गुजरना पड़ता है। संसद के 2 सदन है, संसद में ही जो है कानून बनता है, उसके 2 सदन में से किसी एक सदन में जाएगा, वहां पे इसका जो है बातचीत होगी, ठीक है। ये सारी चीजें, ये प्रक्रिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे द्वितीय वाचन, समिति की रिपोर्ट पर चर्चा, तृतीय वाचन,
दूसरे सदन में भी यही चीजें चलती है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, तब कानून बन जाता है। तो ये रहता है राइट एनी, यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, राइट एनी 4 स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, डिस्कशन, थर्ड रीडिंग, प्रोड्यूस इन सेकंड चैम्बर एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कुछ इस तरह से बन जाता है और ये पूरा पेपर आपका इस तरह से हो जाता है। पेपर को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी। देखिए आपका जो पेपर आया है, वीडियो इसीलिए लेट हो गई क्योंकि पेपर जो है आपका दोबारा से बनाया गया। आप इसे देख सकते हैं, पूरे पेपर को आंसर्स के साथ बनाया गया और ये आंसर हमें कहीं से मिले नहीं है, हमने जो आपको करवाए थे वही आंसर है। हमने कई बार आपको बताया कि हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए हुए थे आपको, तो वहीं से लिए है, उसमें थोड़ा टाइम लग गया और जो आपका पेपर है उसको बनाने में टाइम लग गया, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लेट हो गया, जिसके लिए सॉरी। बट आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जिनका कल एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यानी 16 तारीख को एग्जाम होने वाला है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।